इजराइल और हमास जंग के 1 साल पूरे हो चुके हैं। इसके साथ ही हमास और इजराइल की जंग और विध्वंसक और विस्फोटक होती जा रही है। नेतन्याहू ने प्रण लिया है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा नहीं होगा वो चैन से नहीं बैठेंगे। उधर हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह, ईरान, यमन के हूती विद्रोही आए। इसकी वजह से इजराइल को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इजराइल किसी भी सूरत में 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देना चाहता, लेकिन सवाल यह उठता है कि 1 साल से जारी इस जंग में दुनिया को जख्मों के सिवाय आखिर मिला क्या? तारीख 7 अक्टूबर 2023, सुबह करीब 7 बजे। इजराइल में फलस्तीनी सीमा के पास किबुत्ज शहर में लोग म्यूजिक फेस्टिवल का लुत्फ उठा रहे थे। तभी अचानक गाजा पट्टी की तरफ से रॉकेट से हमला होता है। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले हमास के आतंकी कार, बाइक और पैराग्लाइडिंग के जरिए वहां पहुंच गए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बच्चे हों या बड़े, जो भी रास्ते में मिला उन पर गोलियां बरसाते चले गए। ये इजराइल की बड़ी खुफिया विफलता थी कि उसे इस हमले का अंदेशा तक नहीं हो सका। जब तक सरकार कुछ समझ पाती या एक्शन ले पाती, तब तक हमास ने जल, थल और नभ तीनों जगह से करीब 2 दर्जन इजरायली कस्बों पर हमला कर दिया और कई सैन्य चौकियों पर कहर बरपाने में कामयाब रहे। हमले में 1200 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई और करीब 250 इजरायली नागरिकों को हमास के आतंकी बंधक बनाकर अपने साथ ले गए। ये 7 अक्टूबर की वही चिंगारी है जो आज के समय पूरे मिडिल ईस्ट को जला रही है। इजराइल ने हमास से बदला लेने के लिए गाजा को बर्बाद कर दिया। दोनों की लड़ाई लेबनान, यमन से होते हुए ईरान तक पहुंच गई। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल को मिले जख्म अभी भरे नहीं हैं। अब हमास ही नहीं, ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन तबाही मचाने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने प्रॉक्सी कमांडर्स के साथ मीटिंग की है। हर कीमत पर हानिया और नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए फरमान जारी कर दिया है। वहीं हमले की आशंका को देखते हुए इजराइल भी अलर्ट मोड पर है। आईडीएफ ने कहा है कि 7 अक्टूबर के दिन अगर फिर हमला हुआ तो हमारी सेना दुश्मनों को कुचल कर रख देगी। इजरायली बॉर्डर्स पर हाई लेवल की तैयारी है। इजराइल किसी भी सूरत में 7 अक्टूबर को दोहराने नहीं देगा। लेकिन सवाल उठता है कि बीते 1 साल से जारी इस जंग में दुनिया को जख्म के सिवाय हासिल क्या हुआ? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खास मुद्दे पर इस वक्त हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन। जनरल संजय, बहुत बहुत स्वागत है सर, गुड इवनिंग आपका। हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक और विदेश मामलों के जाने माने जानकार एम्बेसडर मंजीव पुरी सर। एम्बेसडर पुरी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। और हमारे साथ हैं जाने माने एनर्जी और इंटरनेशनल मामलों के एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा सर भी। नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले मैं जनरल मेस्टन आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा सर। पूरा अगर एनालिसिस करके देखें तो हमास और इजराइल के बीच में शुरू हुई ये जंग अब बहुत सारे मल्टीपल मोर्चों पर लड़ी जा रही है। खासतौर से इजराइल तो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। लेकिन अगर आप पूरे 1 साल का लब्बो-लुबाब निकालने की कोशिश करें तो 1 साल बाद क्या हम ये रुक कर आज कह सकते हैं कि हम युद्ध को खत्म होते हुए देखने की राह में हैं सर, या यहां से एक और नया इससे भी बड़े एस्केलेशन का खतरा मंडरा रहा है सर? देखिए दीपक, बिल्कुल मैं बोलूँगा कि एक बहुत बड़ा खतरा तो मंडरा रहा है। लेकिन 7 अक्टूबर की ये जो आग है, ये चिंगारी है, ये किसने लगाई है? हमास ने लगाई। और किसके बोलने पे लगाई है? वो ईरान पे, ईरान के बोलने पे। और आप देखिए 8 अक्टूबर को ही उसके बाद हिजबुल्लाह ने फिर अटैक शुरू कर दिया और थोड़े दिन के बाद हूती ने भी किया। तो ये आग तो लगी है, नर्व सेंटर है जो ईरान से और हिजबुल्लाह, ये हमास ने शुरू की है। और सवाल आपने बीच में बड़ा अच्छा उठाया था, ये आग कब बुझेगी? बहुत आसान है ये आग बुझना। जिसने शुरू की वो ख़त्म करेगा। और ख़त्म करने का तरीका है कि सबसे पहले ईरान को ये घोषित करना पड़ेगा कि वो इजराइल के एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करता है। क्योंकि आज की तारीख में ईरान वो देश है जो बोलता है कि मेरे को ईरान को इजराइल से दुनिया के नक्शे से ख़त्म करना है और उसको कोई जीने का अधिकार नहीं है। ये तो उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। दूसरा, उसने ये जो टेररिस्ट प्रॉक्सीज इस्तेमाल किए हैं, सारे ये जो अभी हमने नाम लिए हैं, ये टेररिस्ट
ये जो प्रॉक्सीज है इनको डिसआर्म करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। और एज पर यूएन चार्टर जो लेबनान में भी आपको पता है 1701, इन लोग को डिसआर्मामेंट करना था, आज तक हो ही नहीं है, और बल्कि ये वहाँ पर जाके गड़ गए हैं, और यही है जो ये बार बार हमला कर रहे हैं। तो जो ईरान को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, और दूसरा ये प्रॉक्सीज के ये सबको हथियार आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, मतलब हथियार गिव अप करने पड़ेंगे। और फिर तीसरा है, ये जब ये दो कार्रवाई हो जाती है, तो मैं आपको बता रहा हूं प्रेसिडेंट ट्रंप भी जब वहां पर अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी घोषित किया था एक प्लान पीस फॉर प्रॉस्पेरिटी। कहने का मतलब है कि ये 2 स्टेट सॉल्यूशन हम रिकॉग्नाइज करते हैं, फिलिस्तीन को सेपरेट होमलैंड मिलेगा। और आपको पता है, अगर आप ये अब्राहम अकॉर्ड्स में चलिए, जो 1979 में ये साइन हुआ था इजिप्ट के साथ, उसमें भी जो सिनाई पेनिनसुला इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था इजराइल ने, ये जो इजिप्ट टेरिटरी थी, जब ये कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुआ था, तो इजिप्ट ने रिकॉग्नाइज किया था कि हम ये इजराइल को सेपरेट मान्यता देते हैं, सेपरेट कंट्री की मान्यता देते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को मानते हैं। और तब इजराइल ने वहां से जो सिनाई पेनिनसुला से खाली किया था। तो आग तो यहां से शुरू हुई है और आग इन्हीं को खत्म करना है। पूरी दुनिया बोलती है आग अमेरिका खत्म करेगा, नहीं, मैं इसके बिल्कुल इस पे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है जिसने शुरू की वही खत्म करेगा, और खत्म करने के मैंने तरीके भी बताए। ऑल राइट सर, बिल्कुल सर, अब इन्हीं का एनालिसिस आगे करते हैं। बिल्कुल आपने जो तरीके बताए सर, उन्हीं का एनालिसिस आगे करते हैं। एम्बेसडर पुरी, सवाल ये है कि अब जैसे सर बता रहे हैं कि जिसने शुरुआत करी उसी को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन ये स्वाभाविक रूप से अगर हम मिलिटरली देखें, अगर डिफेंस स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या थोड़ा सा ऑफेंसिव स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो स्वाभाविक रूप से यही एक हल है। लेकिन पूरी दुनिया क्योंकि इस युद्ध के जद में है, पूरी दुनिया परेशान है, ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, जियोपॉलिटिकल स्टैंसेस चेंज हो रहे हैं, यूएन के अंदर अलायंस बदल रहे हैं, बड़ी अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन है सारे देशों के सामने। तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट ना होकर अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बन चुका है। ऐसे में सर पीस का रास्ता क्या हो, और अगर थर्ड पार्टी मीडिएशन हो तो कौन हो? यूएन हो, यूरोप हो, अरब नेशंस हो, भारत जैसा कोई देश हो? क्या आपको लग रहा है सर, तरीका क्या है? दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर इसका इतना सिंपल सोल्यूशन होता तो मैं आपको बताता हूँ, हम तीन यहाँ पर नहीं हो। करेक्ट सर। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स मुद्दा है और इसके बहुत कॉम्प्लेक्स पेचीदे, लेकिन आपने और आपके साथी ने जो रिपोर्ट में कहा उससे ज्यादा मैं सहमत हो नहीं सकता कि दुनिया को मिला क्या। लाशें, एंडलेस अमाउंट्स। मैं जनरल साहब की बात उसको सराहना करता हूँ, उनकी व्यू पॉइंट है। 1,000, 50,000, ये तो सिर्फ डेथ्स की हम बात कर रहे हैं। प्रोपोर्शनैलिटी, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, कौन इसको क्या कितना समझा सकता है ये मुझे पता नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें चीजें इंवॉल्व हैं। इजरायली डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, नेतन्याहू जी की अपनी सिचुएशन क्या है वहां पर, अमेरिकन पॉलिटिक्स, वहां पर 1 महीने में इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे क्या होगा, ये सब, ये बहुत सारे मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं। और आपने तनेजा जी को बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोगों के लिए और चीजें छोड़िएगा, चलिए हमारे यहाँ बम बम नहीं आ रहा, लेकिन एनर्जी प्राइसेस में क्या इम्पैक्ट हो जाएगा वो हमको किसी को कुछ पता नहीं एट द मोमेंट। सर्टनली जिसको कहते हैं कि देयर इज ग्रेट टेंशन, देयर इज आल्सो अनसर्टेनिटी, किसी को पता नहीं। अब सारे ये मुद्दों को अगर हम बीच में देखें, इज इट एन इजी थिंग? मैं तो ये मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, इट्स नॉट द टाइम फॉर वॉर, वी मस्ट गिव डायलॉग अ चांस, वी मस्ट गिव डिप्लोमेसी अ चांस, ये सब ठीक है। लेकिन आपने सुना नेतन्याहू साहब ने कहा था, मैं तो वही करूंगा जो मेरे को करना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव। लेकिन कौन सा देश है दुनिया का जिसके रियली पास प्रभाव है? और प्रभाव में आपको कहूं, हमें ईरान पे भी प्रभाव है, वो देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन ये सारा मामला इजराइल का उनके डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। इस समय बहुत मुश्किल है टू एक्सपेक्ट कि उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन साहब तो खुद खड़े ही नहीं हो रहे इलेक्शन के लिए, वो कुछ ऐसा कदम लें जिससे उनकी अपनी
डोमेस्टिक इलेक्शन पॉलिटी में कुछ ना कुछ हो, वो तो दे व्हाट वुड दे हैव लाइक्ड आइडियली दैट दिस मैटर एंड्स, लेकिन वो कर नहीं पाए क्योंकि नेतन्याहू भी अपनी गेम खेल रहे। तो दीपक, मेरे पास कोई इसका सोल्यूशन है नहीं। बात Absolutely. बड़ी सिंपल और बात स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत पेचीदा है, बहुत जबरदस्त है, और सब साइड्स जो है जिसको कहते हैं अपनी तरफ से लगे हुए हैं अपना अपना निकालना। नेट रिजल्ट दुनिया के लिए खतरा, रीजन के लिए खतरा, और हम रीजन के बिल्कुल पेरिफेरी में, ये Absolutely. जरूर बात है। और मिला क्या दुनिया को, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, हजारों की तादाद में मौत, ये 2024 में एक्सेप्टेबल मेरे लिए नहीं। एब्सोल्युटली। और इसीलिए भारत ने कहा कि ये युद्ध का समय नहीं है। दुनिया अभी रूस यूक्रेन युद्ध से उबर भी नहीं पाई थी कि एक नया मोर्चा खुल गया, और ये नया मोर्चा ऐसा अनवरत चलता आ रहा है जिसका कोई सिरा मिल नहीं रहा किसी को। और जैसा हमारे दोनों मेहमानों ने बताया, प्रॉब्लम क्या हो गई है तनेजा सर, कि दुनिया के लिए सरदर्द हो गया है। यूएस को अपनी मिडिल ईस्ट पॉलिसी में समझ में नहीं आ रहा है कि वहाँ पर क्या किया तो किया क्या जाए। रशियन और चाइनीज़ इन्फ्लुएंस भी है, वो कोशिश तो करना चाह रहे हैं कि वो यूएस हेजिमनी को थोड़ा सा चैलेंज करें, लेकिन ईरान के आने से आप ही ने पिछले मर्तबा एक बहुत अच्छा एंगल दिया था कि कैसे ईरान को थोड़ा सा ज़्यादा हाइपर होने से रोकने की कोशिश रशिया और चाइना भी कर रहे हैं। यूरोपियन यूनिटी को भी सर पूरी तरह से चैलेंज हो गया, खास तौर से जो जर्मनी फ्रांस जैसे देश हैं वो समझ, तो यूरोपियन यूनियन को भी एक तरह से स्प्लिट वहां पर वो है। तो पूरी दुनिया तनेजा सर परेशान हो गई है, समझ में आ नहीं रहा किसी को क्या करें। कोई रास्ता, कोई एनालिसिस आपको सूझ रहा है सर जो कि ये बताए कि कौन सी दिशा ये पाएगा आगे? देखिए, अगर ये एक ऐसा युद्ध है जो बहुत बड़ा युद्ध है, पूरी दुनिया परेशान है उसके बावजूद आप गहराई से देखिए, दुनिया का कोई भी, जिसको ग्रेट पावर्स बोलते हैं, बड़ी पावर्स बोलते हैं, कोई भी इस मसले पे बीच में नहीं आ रहा। कोई भी, ना चाइना, ना रशिया, ना यूरोप जैसा आपने जिक्र किया, अमेरिका आप देख ही रहे हैं, ग्लोबल साउथ, G20, G7, यूनाइटेड नेशंस, कोई भी नहीं आ रहा। वजह क्या है? वजह यह है कि सबके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं वो कुछ इस तरीके से उनका ताना बाना है कि वो उनको आगे रखना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो जानते हैं इसकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जो अमेरिका, जिसने जब से सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ 1991 से, और 30 साल तक बिल्कुल बेताज बादशाह वो दुनिया का बना हुआ था, और मध्य पूर्व में खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो वो चाहता था वो होता था। अब उनको सबको पता लग गया है वो अमेरिका अब नहीं है। अमेरिका अभी भी ताकतवर है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अमेरिका जो है उसका जो एपेटाइट है कि कहीं भी जाकर के फौजी रूप से चले जाना, फौजों को भेज देना, जिसे बोलते हैं बूट ऑन द ग्राउंड, या आपने, वो अब अमेरिका का एपेटाइट नहीं है। अमेरिका की पब्लिक ओपिनियन अब उसको सपोर्ट नहीं करती। दूसरी तरफ ईरान का मसला ये हो गया, ईरान को लगता है वो अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, ये उनका अपना मानना है, और उनको लगता है कि भाई ये भी एक साथ में उनकी बड़ी एम्बिशन है, एक पुरानी सभ्यता है, बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, वो रिविजनिस्ट हैं, सब लोग जानते हैं, वो चाहते हैं दोबारा वो बहुत बड़ी शक्ति वहां बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे रूस चाहता है, चाइना चाहता है, दुनिया के कई देश चाहते हैं। ये एक चुनौती है। वो तो इजराइल का, जो ईरान के राष्ट्रपति है, जो कि सुप्रीम लीडर है, वो तो ईरान को का नाम ही नहीं लेते, वो ये मानते ही नहीं ईरान, इजराइल जैसा कोई देश है, इजराइल के अस्तित्व को ही स्वीकार नहीं करते। दूसरी तरफ इजराइल को ये लग रहा है, जो मेरा अपना, जो मुझे समझ में आ रहा है, इजराइल को लगता है ये मौका है, क्योंकि हमास ने शुरुआत की, उन्होंने नहीं करी, तो एक मौका उनके पास है जिससे कि वो एक तरफ तो ईरान जो हमास के पीछे है, और दूसरी तरफ जो जितने भी उनकी जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हजबुल्ला हो या हुतीज हो, हमास तो है ही है, उनको भी धराशायी करा जाए, उनको भी खत्म कर जाए, क्योंकि अमेरिका बोलेगा नहीं, क्योंकि वह चुनाव का वर्ष है, और दूसरा यूरोप भी काफी हद तक शांत है, दूसरा यूरोप यूक्रेन में उलझा हुआ है, रशिया भी उलझा हुआ है, चीन नहीं चाहता कि कोई बड़ा एस्केलेशन हो, उनको लगता है ये एक मौका है। और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, कितना पक्का है कहना मुश्किल है, लेकिन खबरें ये निकल के आ रही हैं कि आने वाले चंद सप्ताह में शायद ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी की घोषणा कर देगा कि उनके पास आणविक हथियार हैं, इस तरह की, कम से कम उसकी शुरुआत वो करेगा। हो सकता है विस्फोट कर दे या कुछ इस तरह का तमाशा, या किसी तरह कोई बात हो जाए, लेकिन उससे भी जो खतरनाक खबर आ रही है वो ये कि इजराइल इस बात की तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं अमेरिका इसको लेकर के शांत है, कि जो तेल और गैस के ठिकाना ईरान के हैं, उन पे हमला करो। अगर ऐसा होता है
तो ईरान की अर्थव्यवस्था, चाहे ईरान कुछ भी देता हो, वो डेटा अलग देते हैं कि उनकी निर्भरता तेल और गैस पे मात्र 35% है, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की जो रीढ़ की हड्डी है वो तेल और गैस है। अगर उस पर हमला होता है तो ईरान जो है वो काफी हद तक बैंकरप्ट जाने की स्थिति में आ जाएगा। और उसका जवाब क्या होगा? वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, अगर आप नक्शे में देखते हैं, जो पर्शियन गल्फ जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां का स्टेट ऑफ हॉर्मुज माउथ है एकदम, उसको वो ब्लॉक करेगा। जी। अगर वो ब्लॉक होता है तो सऊदी अरब का तेल, इराक का तेल, कुवैत का तेल, आबू धाबी का तेल, ये तेल अंतरराष्ट्रीय जो सप्लाई सिस्टम है उसमें आना बंद हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप अंदाजा, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी अभी भी तेल की अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर एक ऐसा तूफान आएगा जिसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। और तेल की कीमतें रातों रात जो है, एक रात में $20 बढ़ेंगी, लेकिन वो आगे कहां जाएंगी अभी इसका अंदाज लगाना भी मुश्किल है। तो ऐसी सिचुएशन बन रही है कि इजराइल को लग रहा है कि शायद उनके तेल के ठिकानों पर हमला करो। अगर आप ध्यान से दें तो प्रेसिडेंट बाइडेन, जो अब दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, उन्होंने भी एक वक्तव्य में कुछ ऐसी बात कह दी थी, हालांकि बाद में उन्होंने उसको विड्रॉ किया, लेकिन कह दिया था। जी। लेकिन ज्यादातर जानकारों का मानना है कि शायद Yes, sir. इजराइल ऐसा कर सकता है कि ईरान को रिस्ट्रेन कौन करेगा? या तो चाइना कर सकता है या Right. रशिया कर सकता है। अमेरिका की तो वो सुनते नहीं। हम्म। तो कुल मिला के आज की जो स्थिति वो ये है कि पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी ताकतें, कोई इस मसले में बीच में नहीं आ रहा, कोई वक्तव्य नहीं दे रहा, कोई ट्रैक 1.5 नहीं कर रहा, कोई वर्चुअल समिट नहीं हो रहे इस बात को लेकर के। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिडिल ईस्ट है उसके हालात पर छोड़ दिया गया है। और अमेरिका को लगता है कि इजराइल जो मर्जी है करे, उससे जो है कुल मिलाकर के वो डोमेस्टिक जो उनका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं वो ऐसे होंगे जिससे वो ये हैंडल एक कर इम्पॉर्टेंट सकते हैं। आपने बोला सर, यूरोप और यूक्रेन इसी में पे उलझा हुआ है। यस सर, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोली, लेकिन इस पे एक एंगल ये भी दिख रहा है कि इजराइल जो मर्जी कर रहा है करे, यूएस परेशान, उनकी बात सुन नहीं रहे। यूएस, अमेरिका और फ्रांस एक अकॉर्ड लाने की कोशिश कर रहे थे, एक प्लान लाने की कोशिश कर रहे थे, नेतन्याहू साहब उससे मना कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ईरान दरअसल यही चाह रहा था कि मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा वेस्ट से एक आइसोलेशन की मुद्रा में इजराइल आकर खड़ा हो जाए? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस है जो मैं पढ़ रहा था। दीपक जी, इस पे दो लाइन इस पे मैं बोलूंगा। राइट, हाँ। कोई भी यूरोप का कोई भी देश, जिसमें ओईसीडी कंट्री जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, कोई भी देश अगर अमेरिका नहीं चाहेगा तो वो आगे बढ़ करके वहां पे शांति की पहल नहीं करेगा। अमेरिका की अवहेलना करके यूरोप आएगा आगे, ऐसा लगता नहीं है। मैक्रोन साहब ने वक्तव्य दिया, आपने भी देखा उसके बाद क्या हुआ है। बिल्कुल। तो वो ऐसा नहीं होगा। लेकिन आपका ये कहना, मुझे नहीं लगता कि ये बात सच है। ईरान की दरअसल जब से वहां के नए राष्ट्रपति आए हैं, अगर आप उनके भाषणों को देखो, उन्होंने जिस तरह की पहल करी, जिस हिसाब से अपनी तरफ से एक रिस्ट्रेन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं वो दिखाया। ईरान की कोशिश है कि वो ग्लोबल मेन स्ट्रीम में वापस आए। वो चाहता है कि उस पर जो सैंक्शंस लगे वो हटें, जिससे कि कुल मिलाकर के वो तेल का जो अपना व्यापार है वो शुरू कर सके। ईरान के पास जो गैस के भंडार है वो दुनिया में एक्चुअली बिल्कुल सर, आपने बोला ये बात, बिल्कुल बात, लेकिन जो क्योंकि जनरल मैशन ने शुरुआत जिस बात से करी थी कि ये किया किसने, ये किया हमास ने, और किसके कहने पर किया? ये ईरान के कहने पर किया। तो क्या एवरीथिंग इज फॉलिंग इन प्लेस एज डिजायर्ड बाय ईरान? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ये ईरान के लिए एक जीत है, या फिर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी जिसका अब उसे जो खामियाजा भुगतने को उसका उन्हें अंदाजा? एक लाइन दी सर मैं आ रहा हूं सर, मैं सर आ रहा हूं सर आपके पास। मैं इस पे पूरा एनालिसिस लूंगा, लेकिन मैं जनरल मैशन का इस पे एक टेक ले लेता हूं। सर जनरल सर, क्या इसमें अब ईरान का आपको क्या लग रहा है? शुरुआत ईरान ने तो करी, लेकिन ईरान के प्लान के अकॉर्डिंग सब चल रहा है सर, या ईरान फंस गया? और देखिए, ईरान ने ये कोशिश की थी, ये जो प्रॉक्सीज जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे काफ़ी प्रभाव होगा, और जो भी ये इंटरनेशनल ओपिनियन है इजराइल के काफ़ी अगेंस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो सिविल कैजुअल्टीज हो रही है, और जैसे आपने अभी बताया भी था कि ये काफ़ी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पर ईरान को ये नहीं महसूस हुआ कि इनका जो काउंटर स्ट्रोक होगा, जो इजरायली कैपेबिलिटीज़ हैं वो तो बढ़ चढ़ के हो जाएंगी। आपने देखा हिजबुल्लाह के खिलाफ जो पेजर अटैक्स किए, जो वॉकी टॉकी अटैक्स किए, जो कमांड कंट्रोल, और ये कई टॉप कमांडर्स मार दिए हैं हमास के और हिजबुल्लाह के। तो ये तो एक मतलब ईरान के प्लान के मुताबिक नहीं किया है। और अब जो प्लान है वो मेरे ख्याल इजराइल का प्लान अमल हो रहा है, क्योंकि वो एक कहावत है, टेक द वॉर इनटू द एनिमीज एरिया। तो अभी इजराइल ये लड़ाई ईरान के पास ले जा रहा है,
और उसके जो प्रॉक्सीज हैं उनके साथ लड़ाई कर ही रहा है, काफ़ी सक्सेस हो रहा है। अब ये बहुत ज़रूरी बात है कि आइडियोलॉजी तो रहेगी, लेकिन मैं जब अफगानिस्तान पे, मेरे को याद था वहाँ जो अलकायदा था उसके भी जब टॉप कमांडर्स मार दिए गए थे, तो आज अलकायदा का कोई नाम निशान ज़्यादा है नहीं। वो तालिबान जरूर है, पर अमेरिका का वहाँ तालिबान को मारना नहीं एम था, उसका सिर्फ था रिवर्स दी मिलिट्री मोमेंटम। तो तालिबान जो अलकायदा था वो एम था। तो कहने का मतलब है ये जो एक आइडियोलॉजी है ये रहेगी, पर इतनी प्रभावित नहीं होगी। ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में जो लीडरशिप होती है वो बहुत जरूरी होती है। जनरल सर आपको फाइनल रिजल्ट जनरल सर आपको इसलिए जनरल साहब नहीं है। जनरल साहब फाइनल रिजल्ट आपको क्या लग रहा है? फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो मिलिटरीली आएगा कि मिलिट्री कैंपेन से आएगा, या फिर अल्टीमेटली डायलॉग्स ही काम आएंगे? फाइनल रिजल्ट ये है, वॉर ऑल्सो ब्रिंग्स पीस, कोई डाउट नहीं है। अभी डिप्लोमेसी डायलॉग अभी नहीं चल रहा है, और जो अभी इजरायली का काउंटर अटैक होगा ईरान के ऊपर, और उसके बाद ईरान जब करेगा ये साइकिल चलेगी, एक स्टेज आएगा, एक पार्टी को लगेगा कि उनको काफ़ी प्रभाव हो रहा है, जैसे अभी एक पैनलिस्ट ने बोला भी था, ईरान को काफ़ी प्रॉब्लम होगा जब उसके ये ऑयल रिजर्व्स और ऑयल रिजर्वॉयर्स पे जब स्ट्राइक होगी, क्योंकि वहाँ की जनता का आक्रोश हो जाएगा उनकी हुकूमत के खिलाफ, क्योंकि वहाँ प्राइस राइज होगा और पेट्रोल की प्राइस और ऑयल प्राइस बढ़ेंगी। सबसे पहले तो ईरानियन जनता को लगेगा, वो बोलेगी हम ये लड़ाई में शामिल क्यों हुए। यस सर। तो ये एक मेरे को लगता है कि राइट सर। मैं इसी में एम्बेसडर पुरी सर आपका टेक लेना चाहूंगा इस पे। सर बहुत चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, आई एम श्योर आपके अपने इंटेलेक्चुअल सर्किल में भी इस बात पे चर्चा हो रही होगी। तनेजा सर तो कह रहे हैं कि उनका एनालिसिस है, तनेजा सर बता रहे हैं कि होगा। जनरल साहब ने भी बोला कि ऑयल स्टैब्लिशमेंट्स पर हमला होगा, लेकिन बहुत सारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि साहब हमला अगर करना होता तो आप क्यों ईरान को इतना समय दे रहे हो कि वो अपने लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड बना ले, टाइम ले ले, टाइम बाय कर ले। करना होता तो एकदम सरप्राइज की तरह कर देते आप अटैक। तो आपको लग रहा है सर कि क्या वाकई में ऑयल स्टैब्लिशमेंट पर हमले का कोई प्लान अब भी इंटैक्ट है इजरायली खेमे में? दीपक जी देखिए, ऐसा है, किसी को ये कहना कि ये नहीं होएगा या ये नहीं इंटैक्ट, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल। सारी दुनिया आइडेंटिफाई करती है 3-4 मेजर टारगेट्स ईरान में, ऑयल इंस्टॉलेशन, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और मेजर प्लेसेस जहां पर उनके लीडर्स हैं, ये वो सारी दुनिया बात कर रही है। व्हाट द इजरायलीज डू, आई एम इन नो पोजीशन टू गिव एन आंसर टू दैट। और तनेजा साहब ने बिल्कुल अच्छी तरह बताया कि अगर वो ये करेंगे तो वहां से भी इम्पैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। डज द वर्ल्ड रियली वांट इट? एंड अगेन आई गो बैक टू जो तनेजा साहब ने कहा कि देखिए दुनिया जरा थोड़ी सी दूर रह रही है, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सुपर पावर जो है वो इन्वॉल्व है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस एंटायर थिंग व्हिच इज नॉट वेरी इजी, जिसके बारे में आप कुछ कहिए, और वहां पर वो इलेक्शन जो है, इसको बिल्कुल हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो हो रहा है। नाउ इस सारे में क्या आंसर होगा, क्या निकलेगा, ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है, ईरान का ये आइडिया था कि वॉर होगी उसके बाद पीस होगा, कुछ ना कुछ जगह, ये मुझे पता था। लेकिन ये जरूर है कि इस सारी चीज में ये भी बिल्कुल सही नहीं है कि द होल वर्ल्ड स्टैंड्स विद इजराइल, बिल्कुल नहीं। 124 कंट्रीज वोटेड द अदर वे, 43 एब्सटेन। 14 कंट्रियों ने इजराइल के साथ दिखाया जब वोट हुई वहां यूनाइटेड नेशन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आप उसको माने ना माने, उनका वर्डिक्ट उनके अगेंस्ट, ठीक है। और जनरली स्पीकिंग इन द होल वर्ल्ड पीपल आर डूइंग एग्जैक्टली जो आपने कहा, 50,000 लोग मार दिए गए। ये क्या है आज की दुनिया में? ये चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेस्टर्न वर्ल्ड जितना भी वो स्वार्थी हो, जितना भी हो, उनका डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का है, और इन चीजों पे वो भी रिएक्ट करते हैं। मैक्रोन साहब ने ऐसे ही नहीं कहा इजराइल को कि भाई ये आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कहा। वो तो एक किस्म का टेस्ट केस है। यूनाइटेड स्टेट्स में अभी ये कहने की क्षमता नहीं है, क्योंकि वहां बिल्कुल अपनी इलेक्शंस हो रही है। बट let's see what happens. The fact is that what is happening is very dangerous for the world, extremely dangerous, not only militarily, people wise, energy prices wise, economically, but जो हो रहा है ये बिल्कुल जो है चिंताजनक चीज है। और अगर हो सके तो दुनिया की बड़ी ताकतों को कुछ ना कुछ इकट्ठा मिलकर सोचना चाहिए, करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा सर, वो अलग बात है। बिल्कुल सर, बड़ी ताकतों को सोचना होगा, इनफैक्ट सोच भी रहे हैं, लेकिन सुनेगा कौन, ये एक बहुत बड़ी बात है। सर फाइनल कमेंट आपका सर, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको इस युद्ध की
इस संघर्ष की परिणति क्या नजर आ रही है, तो वो क्या होगी? क्या एक बड़ा एस्केलेशन, ईरान और इजराइल का डायरेक्ट युद्ध की स्थिति में आ जाना, हमास का पूरी तरह से सफाया, गाजा में पूरी तरह से कंप्लीट इजरायली ऑक्यूपेशन, इजराइल का राज, या उस तरफ लेबनान की साइड में पूरी तरह से जब तक इजराइल घुसकर सब जगह अपना कब्जा नहीं कर लेता वो स्थिति है, या सब कुछ यथावत हो जाएगी पूर्व 7 अक्टूबर 2023? नहीं, देखिए, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ईरान की प्रॉक्सी है हिजबुल्लाह, वो शिया ग्रुप है। हूतीज में भी ज्यादातर शिया हैं, लेकिन हमास प्रॉक्सी तो है लेकिन वो सुन्नी है। ये सोचना कि भाई ईरान के कहने पे उन्होंने इजराइल पे हमला कर दिया और वो पूरी तरह ईरान के काबू में एक ऐसा ग्रुप है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि हमास को ज्यादा क्रेडिट देना होगा या ईरान को ज्यादा क्रेडिट देना। ऐसा नहीं है। हमास जो है वो उनकी अपनी टेरिटरी है। वहां पे इजराइल के हमास के युद्ध आज की तारीख में अक्टूबर 7 से पहले रोजाना 1.5 लाख लोग हमास के, यानी वो लोग जो गाजा के लोग इजराइल में काम करने आते थे रोजाना और शाम को वापस जाते थे। तो वहां पे एक तरह का फंक्शनल सब कुछ उनका काम होता था। लेकिन और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि वेस्टर्न यूरोप चुप है, दुनिया चुप है। आप मुझे बताइए सऊदी अरब क्यों चुप, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये क्यों चुप है? इनकी बड़ी दखल है, बड़ी भूमिका अरब कंट्रीज है। और ये पूरी दुनिया में ज्यादातर देश ये चाहते हैं भाई पैलेस्टीनियंस को अपना देश मिलना चाहिए। भारत भी यही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ। समाधान ढूंढना है तो वो तो करना पड़ेगा, लेकिन साथ में प्रश्न ये कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक अमेरिका के चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, जब तक इसमें अमेरिका की स्थिति बहुत क्लियर नहीं होगी। अगर चुनाव हो जाते हैं, वहां पे कौन जीता है, क्योंकि ये ध्यान रखिए मिडिल ईस्ट में सारे देश, चाहे वो इजराइल हो, सऊदी अरब हो, सब लोग चाहते हैं ट्रंप साहब सत्ता में आ जाए, सब लोग, क्योंकि उनके राष्ट्रीय हित में उनको ऐसा लगता है। खासतौर से जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, क्योंकि ट्रंप साहब को तेल का माना जाता है, ऑयल फ्रेंडली है, सब ये चाहते हैं। सऊदी अरब वगैरह भी चाहते हैं, इजराइल भी काफी हद तक उनको पसंद करता है, सऊदी अरब तो करता ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वहां के उसके परिणाम, दूसरी तरफ जो है ईरान को भी समझ में आने लगा है कि अब इससे ज्यादा उसकी जो है उसकी इम्यूनिटी नहीं है, उसमें ताकत नहीं है। और कोई इजराइल और ईरान के बीच में बॉर्डर नहीं है कि आपस में जाके टैंकों से लड़ने लगे, ये तो संभव नहीं है। जो भी लड़ाई होनी है उसके लिए उनको रास्ता चाहिए। इजराइल के जहाज को अगर ईरान पे हमला करना है तो कहां से जाएंगे, किसके ऊपर से निकलेंगे? एक ही रास्ता बचेगा, शायद वो जॉर्डन के ऊपर से। क्या जॉर्डन अलाउ करेगा बिना अमेरिका की दखलंदाजी के? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए बहुत सारे इफ हैं। मुझे लगता है भी ऐसे ही चलने वाला है। लेकिन जो सबसे एक स्थिति है कि मिडिल ईस्ट में, मैं भी पिछले दिनों ही वहीं से वापस आया हूँ 2 दिन पहले, चारों तरफ बारूद फैला हुआ है। अब बारूद में चिंगारी या तो जानबूझ के कोई लगाए और बड़ा युद्ध हो जाए, लेकिन अगर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध का इतिहास आप उठाते हैं तो युद्ध कई दफे गलती से भी हो जाते हैं। तो वो चिंगारी कहीं ऐसी जगह ना पड़ जाए कि ये पूरा जो देशों का तनाव है ये बड़ा युद्ध में तब्दील हो जाए, या ईरान के जो ठिकाने तेल गैस के उन पे कहीं से गलती से हमला या कोई चिंगारी वहां गिर जाए। तेल गैस में छोटी चिंगारी से बहुत बड़ी आग लगती है। आपने बिल्कुल सही ये कहा। जो इस बात का डर के चारों तरफ बारूद, दुनिया में शांति का, अमन का कोई कोशिश नहीं कर रहा, और बयानबाजी जबरदस्त, मिसाइलें तैयार, हवाई अड्डे, क्या अगर ना चाहते हुए गलती से अगर कोई चिंगारी गिर गई तो दुनिया का क्या होगा? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा। बारूद का ढेर सतह पर, सतह के नीचे तेल और गैस का ढेर, और हवा में चिंगारियां। ये सम अप करने के लिए इस वक्त किस सिचुएशन को इससे बढ़िया शब्द नहीं। तनेजा सर धीरे धीरे उसी सिचुएशन की तरफ ले गए। अब अगर एक चिंगारी भड़की तो कितना बड़ा विस्फोट होगा, इसके लिए शायद दुनिया तैयार भी नहीं और दुनिया कभी चाहेगी भी नहीं। लेकिन समाधान क्या है किसी की समझ में नहीं आ रहा। नए नए एक्सेस बन रहे हैं आइडियोलॉजिकली, ग्राउंड पर भी, लेकिन कुछ चीज़ें इररेलेवेंट भी होती जा रही हैं। पुराने समीकरण इररेलेवेंट हो रहे हैं। यूएन जैसी संस्थाओं के इंटरवेंशंस, उनकी प्रासंगिकता पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ गया है। ये बहुत पहली मर्तबा हुआ कि किसी एक देश ने जो कि युद्ध में इन्वॉल्व है उसने यूएन महासचिव को बैन कर दिया कंट्री में आने से। इस तरह की बातें कभी देखने को नहीं मिली। बड़ी बड़ी विचित्र स्थिति है। लेकिन अब देखना होगा कि राह क्या निकलती है, क्योंकि हम सब, हमारे जितने पैनलिस्ट हैं, जितने दर्शक हैं, वो चाह रहे हैं एक राह, एक शांति की राह, जो जितनी जल्दी निकले दुनिया के लिए उतना अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र तनेजा सर, वक्त निकाला आपने। एम्बेसडर पुरी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जनरल संजय मेस्टन सर, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकालने के लिए।